माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट ऑर्गेनली है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा हम न्यूक्लियस का एक नाम पढ़े थे, डायरेक्टर ऑफ द सेल पढ़े थे, है ना। राइबोसोम का एक और नाम क्या पढ़े थे? हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोले थे अपन? प्रोटीन फैक्ट्री। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो चलो इसमें लिखो आगे, माइटोकॉन्ड्रिया हाइफन डाल के लिखना। These are light microscopic. These are light microscopic. These are light microscopic rod-shaped structures. Rod-shaped structures. Rod-shaped structures present in the cytoplasm of all the eukaryotes. All the eukaryotes. They are absent from prokaryotes. Prokaryotes को जरूरत नहीं होती क्योंकि उनको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। They are absent from prokaryotes. They are absent from prokaryotes. They are absent from prokaryotes. ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट सेल में लिखना। It is a thermos bottle-like structure. It is a thermos bottle-like structure. It is a thermos bottle-like structure and has two membranes. And has two membranes. And has two membranes. And two chambers. Two membranes and two chambers. उसका outer membrane is smooth. Outer membrane is smooth. Outer membrane is smooth. While inner membrane is produced into finger-like processes. Is produced into finger-like processes. Is produced into finger-like processes called cristae. Called cristae. Called cristae. Sir, after finger-like, what you say? Finger-like process. Process. PROCESSES. Processes लिखो ना। Finger-like process क्योंकि एक नहीं है ना, बहुत सारे हैं। Finger-like processes called cristae. ये वाला देखो, एक बार डायग्राम देखना कैसा है। थर्मस बॉटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉटल की शेप का जैसे थर्मस बॉटल होती है, देखिए थर्मस बॉटल जिसमें अपन कोई चीज गर्म रखते हैं तो गर्म रहती है, थर्मस बॉटल ऐसी टाइप की, तो उसका शेप है ये। डबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, आप लोग देखा है यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? एक तो ये मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको और एक ये अंदर और दिख रही होगी, दिख रहा है? इसमें आउटर मेम्ब्रेन तो पूरी स्मूथ है, ब्राउन वाली जो दिख रही है आपको, और जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो अंदर की तरफ फोल्डेड है ऐसे, देख रहे हो? वो ऐसे स्मूथ नहीं है, समझ रहे ना? तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है बट इनर मेम्ब्रेन इज
इनर मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूसिंग फिंगर लाइक प्रोसेसेस, जिसको अपन क्रिस्टे बोल रहे हैं। देखो ये जितने भी बन रहे हैं ना, सबको क्या नाम दिया अपन ने? क्रिस्टे। ठीक है, और अंदर कुछ एक लिक्विड है जिसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, called crystal to increase the surface area of distribution, to increase the surface area for distribution of, to increase the surface area for the distribution of respiratory enzymes, to increase the surface area of, surface area for the distribution of respiratory enzymes, respiratory enzymes, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। देखो उसका क्या मतलब है, ध्यान देना है यहाँ पे। आप जितना भी खाना खाते हैं ना, वो सब C6H12O6 ग्लूकोज, मतलब जितना भी स्टार्च खाओगे, नॉट एवरी फूड, जितना भी हम स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, वो सब अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है in the presence of some enzymes. एंजाइम्स आपके कैटलिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले हैं, रिएक्शन को फास्ट करने वाले हैं, उनको अपन कैटलिस्ट बोलते हैं या एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद बनता है CO2 जो अपन एक्सहेल कर देते हैं, प्लस H2O जो स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाता है। ठीक है, प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मतलब देखो, अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर नहीं होता तो ये सरफेस कैसा जाता? सीधा ऐसा चला जाता ना, ऐसा। आप बताना मुझे, ये सरफेस एरिया बड़ा है कि ये सरफेस एरिया बड़ा है? ऑब्वियसली इसका सरफेस बड़ा है ना, ज्यादा है कि नहीं सरफेस एरिया? मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं स्ट्रेट, है ना, या फिर ऐसे 2-3 फोल्ड करके रखूं, तो वो पूरा सरफेस करोगे होगा। फिर ये तो हर बार सेम आएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये आपका इतना ही सरफेस कवर हो रहा है, बट यहाँ पे देखो सरफेस बढ़ गया है। तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा ना, तो ज्यादा टाइम मिलेगा आपके रिएक्शन को होने के लिए और एनर्जी बनने के लिए, समझ रहे हैं? और यही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास स्टोर रखता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये उस केमिकल का नाम है जिसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एटीपी, 10th में भी काम आएगा। हाँ, मैं लिखवाऊंगा ना। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी तो अपन के बारे में लिखे, अभी अपन सिर्फ स्ट्रक्चर लिखे हैं। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कैसा है, रॉड जैसा है। ठीक है, बॉटल, वो थर्मस बॉटल के शेप का है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर है अंदर, समझ गए? जिसको अपन क्रिस्टे बोल रहे हैं। उसका काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स। ज्यादा फैल के रहेंगे एंजाइम्स, ज्यादा रिएक्शन फास्टर करेंगे, एंड इन दिस वे एनर्जी बनेगी। क्लियर है? इसलिए तो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं ताकि एनर्जी बने ना, तो खाने को ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखना। Mitochondria are called powerhouse of the cell. Mitochondria are called powerhouse of the cell. और एक और नाम है इनका, इनको एटीपी मील्स भी बोलते हैं। एटीपी मील, एटीपी मील्स। मील्स का मतलब क्या होता है? जैसे राइस मील बोलते हैं, हमारा चावल बनता है,
वैसे एटीपी मिल में एटीपी बनेगा। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसको पावर हाउस भी बोल सकते हैं और एटीपी भी बोलते हैं। एज दीज आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, एज दीज आर द साइट्स ऑफ जगह, साइट्स, एज दीज आर द साइट्स ऑफ एनर्जी, सॉरी साइट्स ऑफ क्या लिखे, सिंथेसिस ऑफ, बनाने की जगह, सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना, खाना बनता है उस प्रोसेस से, तो सिंथेसिस का मतलब बनाना होता है कोई भी चीज को, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी, एनर्जी रिच एटीपी, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट को ध्यान से देखना एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी मील्स, एज दीज आर द साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी के बाद ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज करके मॉलिक्यूल्स लिखना, एटीपी मॉलिक्यूल्स बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, बाय सेलुलर respiration, by cellular respiration, by cellular respiration, ठीक है। लिख लो इस इक्वेशन को, यही तो है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? कोई आपसे पूछे रेस्पिरेशन का मतलब क्या, तो क्या बोलोगे? सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, यही बोलते हैं ना, बट इसको तो ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, सांस लेना। रेस्पिरेशन दो फेज में होता है, एक में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। और वो जो सांस लिए है ना, ऑक्सीजन जो अंदर गया है, वो क्या करने गया है? अंदर घूमने तो ना गया है, वो ये करेगा अंदर जाके। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं अपन सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो रिएक्शन जरूर लिख लो, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? सर ठीक है, एक लाइन और लिखना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया has its own mitochondria has its own DNA and has its own DNA and ribosomes, has its own DNA and ribosomes, has its own DNA and ribosomes। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब इसको प्रोटीन के लिए बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पड़ा, वो राइबोसोम्स का वेट नहीं करेगा कि प्रोटीन भेजेगा वो मेरे लिए। इसके पास खुद का राइबोसोम्स है, ये खुद के लिए प्रोटीन बना सकता है। समझ रहे हैं? डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला लिखना। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनली है गोल्जी अपैरेटस। कितने नंबर का हो गया ये? चौथा है गोल्जी अपैरेटस, फोर्थ टाइप का ऑर्गेनली। हम 3 पढ़ चुके हैं अपन, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड था हमारा राइबोसोम्स, थर्ड था माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी apparatus,
ठीक है, इसको लिखते हैं, इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर it is a light microscopic structure present near the nucleus, present near the nucleus, present near the nucleus in all eukaryotic cells. In all eukaryotic cells. ठीक है, देखो ये तो अपन पढ़े थे, ये तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, ये सारा दिख रहा है, ये जितने भी आपको रेड वाले पार्ट दिख रहे हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो भी बिना रेड स्पॉट के दिख रहा होगा वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। इसी के पास एक और इन्हीं के जैसा स्ट्रक्चर और दिख रहा होगा आपको, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे ये सब ट्यूब आपस में ना कनेक्टेड है, देखना ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बट गोल्जी पैटर्न देखो ये एक ट्यूब अलग है, फिर ये एक ट्यूब अलग है, ये एक ट्यूब अलग है, दिख रहा है, ये भी न्यूक्लियस के पास में है, क्लियर है। तो वही लिखे हैं कि इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर present near the nucleus in all the eukaryotic cell, full stop. It was discovered by कैमिलो गोल्जी, तभी इसका नाम गोल्जी apparatus पड़ा है, कैमिलो गोल्जी। डिस्कवर्ड ही लिखूंगा ना, इन्वेंट थोड़ी ना किया होगा, बनाया थोड़ी ना उन्होंने, बनाया तो भगवान ने, इन्होंने खोजा है इसको, ठीक है, और अपना नाम देती है। अगर नीलेश इंस्टॉलमेंट का तो नाम नीलेश अपारे कर सकते हैं, ओके। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ओके, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिखते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus, दोनों में से जो भी बोल लो, is formed of three types of elements, is formed of three types of elements, three types of elements. First लिखना सिस्टर्ने, CISTERNAE, सिस्टर्ने। इसके बाद हाइफन डाल के लिखो सिस्टर्ने, अपन किसको बोल रहे हैं, हाइफन डाल के लिखना, two layered and curved structures, two layered and curved structures, two layered and curved structures, two layered and curved structures with swollen ends, with swollen, SWOLLEN, फुला हुआ, सूजा हुआ, swollen बोलते हैं ना, swell, फूल जाना, with swollen ends। देखो इसको ध्यान से देखना, ये वाले ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको दिख रहा है साइड में एंड्स में मोटा है थोड़ा और बीच में पतला है, दिख रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और डबल लेयर्ड है ना, ऐसा सिंगल सिंगल तो नहीं बना है ना, प्रॉपर डबल लेयर्ड है, और उसके एंड्स जो है वो स्वोलन है, लाइक दिस, ठीक है, इसी को सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड लिखना वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, VACUOLES, 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 vacuoles। जैसे अलग से ऑर्डिनरी वैक्यूल नाम का आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, बट इसी टाइप के वैक्यूल्स कुछ इसके पास भी, हाँ वो ये तो अलग वैक्यूल, तो सेल का वैक्यूल है, गोल्जी apparatus के पास खुद का वैक्यूल होता है, स्टोर करने, एक्चुअली वैक्यूल का काम ना स्टोर करने के लिए आता है। वैक्यूल आपका सेल इंक्लूजन के अंदर पढ़ेंगे अपन, वैक्यूल एक डेड पार्ट है सेल का,
जिसके अंदर जान नहीं है, वैक्यूल इज अ डेड पार्ट ऑफ द सेल जो सिर्फ स्टोरेज के काम होता है, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस भी ना कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है, तो इसलिए उसके पास भी वैक्यूल है खुद का, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट लिखना वैक्यूल्स के बाद, वेसिकल्स, VES I वेसिकल्स, CLES, VESICLES वेसिकल्स, जो छोटे छोटे राउंड दिख रहा है आपको ये, इनमें कुछ वैक्यूल्स होंगे कुछ वेसिकल्स होंगे, क्लियर है। तो ये 3 पार्ट का आपका गोल्जी अपैरेटस बना हुआ, ठीक है। फंक्शंस लिखते हैं अपैरेटस के, गोल्जी अपैरेटस के लिखो, पॉइंट वाइज लिखना ना। इट इज इन्वॉल्व्ड इन सेल सेक्रीशन, it is involved in cell secretion, it is involved in cell secretion, cell secretion मतलब सेल अगर कुछ सेक्रीट कर रहा है बाहर तो उसके लिए ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फुल स्टॉप, सेकेंड लाइन लिखना, it acts as storage, it acts as storage, it acts as storage, अभी तो वैक्यूल है ना, कॉमा मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज करना, स्टोर करना, चेंज करना, स्टोरेज कॉमा मॉडिफिकेशन, एंड पैकेजिंग मेम्ब्रेन, एंड पैकेजिंग मेम्ब्रेन, पैकेज करना, स्टोर करना, है ना, इसके काम आएगा। एक और लिखना, हाँ अगला फंक्शन, इट फॉर्म्स द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स इज अनदर ऑर्गेनेल जिसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं, लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है ये लाइसोसोम्स, ये अपना अगला ऑर्गेनेल लिखने का है ना। It forms the lysosomes and vesicles containing cellular secretion. सर लाइसोसोम्स एंड वेसिकल्स, ये जो वेसिकल अपन लिखे ना, वेसिकल्स कंटेनिंग सेलुलर सेक्रीशन, इन वेसिकल्स के अंदर ही जो सेक्रीट करना है ना वो रहता है। अभी अपन फर्स्ट भी जब लिखे थे ना कि इट इन्वॉल्व्स इन सेल सेक्रीशन, तो वेसिकल्स के अंदर वो स्टोर करके रखता है जो उसको सेक्रीट करना होगा बाहर, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो लाइसोसोम्स। सर हाँ, गोल्गी अपैरेटस का नाम कैसे पड़ा? ये कैमिलो गोल्जी बताया ना मैंने, द इन्वेंटर। ये अपैरेटस का मतलब क्या होता है? सिस्टम, अपन क्या बोलते हैं किसी भी, जैसे अपन कोई लेबोरेटरी में जाते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जिन चीजों से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसको अपैरेटस बोलते हैं, मटेरियल्स, ओके सर। ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनली है लाइसोसोम्स, देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है लाइसोसोम्स। इसको बनाता कौन है अपन पढ़ लिया अभी, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। तो इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है अपन बात करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स का बेसिकली मतलब क्या है, देखो इसका काम क्या है, हमने पढ़ा था ना कि सेल के अंदर सब ऑर्गेनल अपने अपने काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगा, सबका अपना अपना काम है, राइट। गोल्जी अपैरेटस स्टोरेज करेगा, पैकिंग करेगा, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है, तो सबके अपने अपने काम है। जहां कोई ऑर्गेनली अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है या वो ऑर्गेनली डेड हो गया है, इट इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, तब लाइसोसोम्स क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम्स के अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसको मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं
जो हमारे पेट में भी होते हैं एंजाइम्स, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कैटलिस्ट अगेन। अगर ये पेट में एंजाइम्स नहीं होते ना तो एक बार का खाना पचाने में 50 साल लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, थैंक गॉड, है ना। पेट के अंदर एंजाइम्स हैं, वो तुरंत जो सुबह खाए हैं दोपहर तक पचा देते हैं ताकि अपन वापस ठूस सकें, फिर दोपहर को खाए हैं पचा देगा ताकि रात को फिर से ठूस सकें। तो ये एंजाइम्स हमारे बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं, ठीक है। बट क्या होता है ना, एज के साथ ये एंजाइम्स का सेक्रीशन कम होने लगता है, इसलिए आप लोग देखिए कि जो एज के साथ जिनकी एज हो जाती है वो ज्यादा नहीं खाते हैं, कम खाते हैं वो, क्योंकि उनके पचाने की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि एंजाइम्स कम सेक्रीट होने लगते हैं। हमारे अंदर अभी प्रॉपर अच्छे से एंजाइम होते हैं ना, खाने पीने की उम्र अभी खाओ, क्योंकि अभी एज में एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से सेक्रीट होते हैं स्टमक में और वो आराम से आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम के पास भी ऐसे ही कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिससे वो डेड ऑर्गेनली को क्या करता है, पचा लेता है, समझ रहे हैं। और मैं ये डेड ऑर्गेनली गंदा करेगा सेल को, समझ रहे हैं। कोई डेड चीज अगर ऐसे थोड़ा छोड़ देते हैं, अपन क्या करते हैं, कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको अपन या तो गाड़ देते हैं या तो उनको जला देते हैं ना, हम ऐसे थोड़ा छोड़ देते हैं उनको, क्योंकि उनकी डेड बॉडी अल्टीमेटली सड़ जाएगी, स्मेल आएगी, है ना। तो इसलिए टू अवॉइड दिस डेड ऑर्गेनली हम क्या करते हैं, या लाइसोम क्या करता है, इन डेड ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर लेता है, समझ रहे हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। डिपेंड करता है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे अगर अपन बात करें ना, आरबीसी भी एक टाइप का सेल होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसकी लाइफ 125 दिन होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने दिन के बाद ही वो उससे पहले भी हो जाए, उसके बाद भी हो जाए, तो एवरेज है मतलब। पर आप सेल ऑर्गेनिक ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक सेल ऑर्गेनिक की एक लाइफ होती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि एक ऑर्गेनली खराब हुआ तो क्या होगा। मान लो पूरा सेल ही खराब हो गया, पूरा सेल डेड हो गया, तो अब क्या करेगा लाइसोसोम्स, वो खुद पहले रप्चर होगा, कुछ फटेगा, सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे और सारे एंजाइम्स मिलके पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, जिसके अंदर खुद लाइसोसोम्स भी था, समझ रहे। इसको बोलते हैं सुसाइड करना, क्योंकि अब तो लाइसोसोम भी खत्म हो गया ना। पहले तो वो सिर्फ डेड ऑर्गेनली को पचा रहा था, पर अब तो वो पूरा फटा, पूरे एंजाइम बाहर आए और वो पूरे सेल को डाइजेस्ट, क्योंकि सेल को खत्म करना है, तो पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आए, उन्होंने पूरे सेल को डाइजेस्ट मार दिया। अभी तक सिर्फ ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो रहा था, पर अगर सेल ही काम नहीं करे तो पूरे सेल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ही बोलते हैं। सुसाइड हो गया ना, समझ रहे, लिखो उसमें। These are microscopic structures. These are microscopic structures found in the cytoplasm of all the eukaryotic animals. All the eukaryotic animals. Full stop. They are formed of digestive enzymes. They are formed of digestive enzymes. उस एंजाइम का नाम लिखना, डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है लिखना, हाइड्रोलिसिस। एंजाइम का नाम लिखना, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, ब्रैकेट के अंदर लिख लो, है ना। डाइजेस्टिव, दे आर फॉर्म्ड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ब्रैकेट में ये लिखना, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम को भी ना आरईआर बनाता है। आरईआर कौन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, lysosomes are involved in intracellular digestion. Lysosomes are involved in intracellular digestion. इंट्रासेलुलर क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि सेल के अंदर होता है ना, पेट में, पेट वाला डाइजेशन अलग है, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ ऑफ फॉरेन फूड, फॉरेन फूड, बाहर से जो फूड आया होगा अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा, और माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कुछ अगर बैक्टीरिया माइक्रोब अंदर आ गए उनको भी डाइजेस्ट करेगा, और माइक्रोब्स, और सम सेल ऑर्गेनली, और सम सेल ऑर्गेनली, और सम सेल ऑर्गेनली। Therefore, lysosomes are called digestive bags. अभी सिर्फ डाइजेशन लिखे अपन, अभी सुसाइड नहीं किया है ना। Therefore, they are called digestive bags. Therefore, they are called digestive bags. Clear है? Digestive. करेगा नेक्स्ट, क्लिक करेगा, ठीक है। Digestive bags. तो सर नेक्स्ट लाइन में, they also digest the, they also digest the ऐसा मत लिखो, काम करो, इसको काटना, ऐसा लिखना। When there is a disturbance in cellular metabolism, when there is a disturbance in, when there is a disturbance in cellular metabolism, सेल का फंक्शनिंग में अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है, when there is a disturbance in cellular metabolism, lysosomes burst, lysosomes burst, when there is a disturbance in cellular metabolism, when there is disturbance in cellular metabolism, the lysosomes burst, the lysosomes burst, and all the digestive enzymes, and all the digestive enzymes, and all the digestive enzymes are secreted into the cell, are secreted into the cell, secreted into the cell, and digest its own cell. जिस सेल में रह रहे थे उसी को डाइजेस्ट कर देंगे, and digest its own cell. Digest its own cell. So that is why they are also called as suicidal bags. That is why they are also called as suicidal bags. एक तो अपन ऊपर digestive bag लिखे वो भी करिए, और एक अब लिख रहे हैं suicidal bags. ठीक है, क्लियर है? चलो अगला ऑर्गेनली लिखना, नेक्स्ट ऑर्गेनली प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। ये ऑर्गेनली सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। उसमें आइकन डाल के लिख लो। These are light microscopic, light microscopic oval shaped largest size organelle, largest size organelle found in all the plant cells,
found in all the plant cells. Found in all the plant cells. Full stop. They are absent from prokaryotes. They are absent from prokaryotes. Prokaryotes, fungi and animal cells. ना प्रोकैरियोट्स में होगा, ना फंगाई में होगा, ना प्लांट सेल में होगा. हाँ सॉरी, एनिमल सेल. Prokaryotes, fungi and animal. They are absent from prokaryotes, fungi and animal cells. Okay. Next time, now. There are two types of plastids. There are two types of plastids. There are two types of plastids. First लिखना A डाल के लिकोप्लास्ट. लिकोप्लास्ट ये आपकी कलरलेस प्लास्टिड्स होती है. इनका कोई कलर नहीं होता. कलरलेस प्लास्टिड्स एंड स्टोर्स रिजर्व फूड. बचा हुआ खाना ये बचा स्टोर कर लेते हैं. स्टोर्स रिजर्व फूड, ये इनका फंक्शन है. जैसे अपन खाना बच जाए तो स्टोर कर देना, किचन में रख देना, अगले दिन खा लेंगे. ठीक है. तो रिजर्व फूड को स्टोर करके रखता है. और सेकेंड होता है आपका क्रोमोप्लास्ट. क्रोमा का मतलब ही कलर होता है. ठीक है. क्रोमा स्टैंड्स फॉर कलर. लिकोप्लास्ट वाज कलरलेस प्लास्टिड्स. क्रोमोप्लास्ट आपका कलर्ड प्लास्टिड होता है. कलर्ड प्लास्टिड. और इसका काम है एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड पॉलिनेशन. फोटोसिंथेसिस और पॉलिनेशन में हेल्प करता है. लिख लिए. ठीक है. देखो उसका क्या मतलब, वो ध्यान देना है यहाँ पे. कलरलेस का काम समझ में आ गया ना. फूड स्टोर करके गया, कलरलेस प्लास्टिड है. ठीक है. कलर्ड प्लास्टिड का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे फूल कलर्ड होते हैं ना. गुलाब रेड कलर का है, पीले कलर का भी आता है, गुलाबी कलर का भी आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ कलर्ड प्लास्टिड्स. समझ रहे. पत्ती ग्रीन है, कलर्ड प्लास्टिड्स है ना. उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. पत्ती का जो ग्रीन कलर ना, दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्लास्टिड कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक तरह का क्रोमोप्लास्ट ही होता है. क्लोरोप्लास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोप्लास्ट, जो आपका ग्रीन कलर का होता है, which is because of the pigment called chlorophyll. इसी के कारण तो फोटोसिंथेसिस होता है ना. इसलिए अपन लिखे इसके फंक्शन में फोटोसिंथेसिस. ठीक है. पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, किसी को याद है? आप लोग पढ़े हो, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं तो वो कभी कभार आपके इंसेक्ट्स भी करते हैं ना. वो इंसेक्ट्स पेटल से अट्रैक्ट होके आते हैं, पत्तियों से. कलर्ड पार्ट है, अट्रैक्ट होके उसके पास आते हैं और उनकी बॉडी से हो सकता है कोई चिपका हुआ पोलन ग्रेन एंथर में गिर जाए, सॉरी स्टिग्मा में चिपक जाए. समझ रहे हैं. तो इसलिए पॉलिनेशन और फोटोसिंथेसिस में क्रोमोप्लास्ट हेल्प करते हैं और स्टोरिंग के लिए आपके लिकोप्लास्ट. क्लियर है. तो यहाँ पे ना एक काम करना, नीचे लिख लेना एग्जांपल में. क्लोरोप्लास्ट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रोमोप्लास्ट. Chloroplast is the best example of chromoplast. Chloroplast is the best example of chromoplast. Full stop. It is a green colored plastid. It is a green colored plastid. It is a green colored plastid. तो प्लांट सेल में अधिकतर जगह पे क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है. भले हमने प्लास्टिड लिखा है, बट कौन सा प्लास्टिड है लीफ के पास? क्लोरोप्लास्ट. तो हम क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे, जब लिखेंगे ना, लेबल करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे, वहां प्लास्टिड नहीं लिखेंगे. ठीक है. ओके. तो क्या लिखे हैं? इट इज अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक formed of two membrane and consist of green pigment called chlorophyll.
and consists of green pigment called chlorophyll. Green pigment called chlorophyll, which help in the process of photosynthesis. Green pigment called chlorophyll, which help in the process called photosynthesis. The process of photosynthesis, which help in the process of photosynthesis. क्लियर है ना? एक पॉइंट और लिखना, chloroplast consists of two structure. Chloroplast consists of two structure, namely स्ट्रोमा, देखो यहां लिखा स्ट्रोमा एंड ग्राना. स्ट्रोमा एंड ग्राना. स्ट्रोमा एंड ग्राना. तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसका हम फाड़ के दिखाएं के अंदर क्या होता है, वरना ये तो बाहर से ऐसे पैक्ड रहेगा, अंदर ऐसे डिस्क जैसे जमा हुआ उसको ग्राना बोलते हैं, और जो खाली स्पेस दिखे ना उसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं. ये हर क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही होता है. ठीक है, चलो एक लाइन और लिखना, क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड किचन्स ऑफ द सेल. क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड किचन्स ऑफ द सेल. बोल सकते हैं तो ये खाना यही बनेगा. क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड किचन्स ऑफ द सेल. Chloroplasts are called kitchen of the cell. Stop. Last line. Plastids also has its own DNA and ribosomes. Plastids also has their own DNA and ribosomes. ऐसा और कहाँ लिखे थे? आज लिखे कहीं और ऐसा याद आ रहा है ऐसा कुछ? Plastids has their own DNA and ribosomes. कहाँ लिखे देखो तो. माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब आप याद रखना ऐसे दो ऑर्गेनली. क्वेश्चन कहाँ कैसे आएगा? नेम टू ऑर्गेनली which has their own DNA and ribosomes. Answer will be mitochondria and plastids. Clear है? श्रेयांश, दर्शना, जयती. सर. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, चलो आज मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ, कुछ काम है मुझे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन. एक आध ऑर्गेनली और बचा है, वो बैक्टीरियल के बारे में बचा है. एक काम बस आप लोग करना, आपकी बुक में जो प्लांट्स एंड एनिमल सेल दिए है ना उसको बना लेना. ठीक है, कोशिश करना, क्योंकि अपन सारे ऑर्गेनल तो पढ़ लिए, सबका स्ट्रक्चर पढ़ लिए, अब बस रखना ही तो है, सेल के अंदर रखना है उनको बस. ठीक है, चलो थैंक यू. Bye, sir. सर, बाय सर. बाय बाय.